नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, जिस उद्देश्य के साथ में आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, उम्मीद करता हूं वो उद्देश्य आपका सफल होगा, 100% पूरा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। छोटी क्लासों में हम इसके बारे में खूब पढ़ते हुए आए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका 1 या 2 सवाल हमेशा देखने को मिलता है। तो छोटी क्लासों में हम नॉर्मली ये पढ़ते हुए आए हैं कि ऐसी कोई संख्या है जिसमें स्वयं, सेल्फ और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए, वो कहलाता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो इससे भी आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो बनी रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखते हैं। देखो, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि एक ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। यानी कि उस संख्या के केवल और केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। केवल और केवल से मेरा मतलब, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कम से कम भी 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक भी कितने गुणनखंड हो? 2। यानी कि उसमें, उस संख्या में केवल 2 संख्याओं का भाग जाएगा, तीसरी का नहीं जाएगा। 2 संख्या कौन कौन सी? एक तो एक स्वयं वही संख्या। देखो, परिभाषा क्या कहती है? अभाज्य संख्याओं की परिभाषा कहती है कि ऐसी प्राकृत संख्या, मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको किसकी? अभाज्य संख्याओं की। ऐसी प्राकृत संख्या, कैसी संख्या? प्राकृत संख्या, जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2। केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो केवल और केवल 2 गुणनखंड से मेरा मतलब क्या है कि कम से कम भी 2 गुणनखंड है और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड है। यानी कि वो संख्या एक ऐसी प्राकृत संख्या होती है जिसमें केवल और केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा। कौन कौन संख्या होती है वो? या तो एक होगी खुद, या तो खुद होगी, या क्या होगी? एक होगी। 2 संख्या होती है। तो देखो, मैं प्राकृत संख्या लिखता हूं पहले। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जिनसे गिनती होती है, ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको, एन से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या किन का समूह होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, आगे तक, अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या क्यों कहती है? कि प्रकृति में पहले से ये शुरुआत, सबसे पहले इनका ही निर्माण हुआ था, इनसे गिनती शुरू हुई थी। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है? कि ऐसी संख्या जिनसे गिनती की जा सके, वो कहलाती है प्राकृत संख्या। तो हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनका केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2। यानी कि उनमें केवल और केवल 2 संख्याओं का भाग जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। आप देख सकते हो 2 के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 1 गुणा 2 करके देख लो, तो एक गुणनखंड तो कितना हो गया? 1। एक गुणनखंड कितना हो गया? 2। यानी कि इस 2 में किस किस का भाग जा सकता है? एक तो 1 का जाएगा और स्वयं एक उसी संख्या का जाएगा। तो 2 क्या है बताओ? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार देखो, 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 3 में या तो 1 का भाग जाता है या किसका जाता है? खुद 3 का जाता है और किसी का भी भाग नहीं जाता, ठीक है। इसी प्रकार देखो 5 में 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और किसका जाएगा? 5 का, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 7, फिर देखो 11, फिर 13, फिर आगे बहुत सारी संख्या ऐसी आती है जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 की बात करें तो 4 में देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है और खुद 4 का भी जाता है। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 3 गुणनखंड हो गए ना। तो 3 गुणनखंड हो गए, वो तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। कितने गुणनखंड होने चाहिए? केवल और केवल 2। एक तो कौन होना चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए और एक खुद संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 क्या आ गया? फालतू आ गया। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 6 भी नहीं है, क्योंकि 6 के गुणनखंड कितने होते हैं? 1, 2 और 3 और खुद 6। तो 4 गुणनखंड हो गए इसके। तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो इसी प्रकार हम अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पढ़ सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। क्योंकि एक को हम कह सकते हैं, देखो 1 एकम 1 यानी कि 1 गुणा 1। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 1 ही रिपीट हो रहा है 2 बार। यहाँ पे इसका केवल 1 गुणनखंड है, वो कितना है? 1। समझ में ही आपकी बात?
लेकिन हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो क्या परिभाषा पढ़ी थी कि केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने गुणनखंड है इसके? एक, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर? अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और देखो एक खास बात और बताता हूं मैं आपको कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। इकलौती संख्या है 2 जो कैसी है? सम है और क्या है? अभाज्य है। और जितनी भी संख्या है सम, वो अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सम संख्या बोले तो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो इन संख्याओं में क्या होगा? 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा और खुद संख्या का भी जाएगा, और सम संख्या है चूंकि तो किसका भाग जाएगा? 2 का भी भाग जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि 2 एक इकलौती संख्या है जो कैसी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या होने के बावजूद वो क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ ली अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब देखो कुछ संख्याएं होती हैं जिनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो समझना इसको आप। सहअभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, या तो 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ा हो सकती है। जैसे मैंने माने लिख दिया 4 और 5, 2 संख्याएं हैं ये। अब याद रखना ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे देखो 2 तो भाज्य है और 5 क्या है? अभाज्य है। लेकिन ये दोनों सह अभाज्य है। कैसे? देखो इन दोनों संख्याओं का HCF यानी कि में से कितना आना चाहिए? 1। यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनका में से कितना आए? 1 आए। जैसे 25 और 28, ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं। कैसे हैं? क्योंकि इनका HCF कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, अब देखो ये तो भाज्य है और ये भी क्या है? भाज्य। दोनों ही भाज्य है, लेकिन संख्या कैसी है बताओ? सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका HCF कितना आता है? 1 आता है। मतलब इन दोनों संख्याओं का कोई निश्चित नहीं है कि ये भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, या एक अभाज्य हो सकती है, एक भाज्य हो सकती है, दोनों ही भाज्य हो सकती है। लेकिन अभाज्य सहअभाज्य संख्या कब कहलाएंगी? जब इनका HCF कितना आएगा? 1। आप इनका HCF निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं, छोटी क्लासों में निकालना सीखा होगा आपने। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो 25 से कम 25, कितना बचेगा? 3 बच गया। अब इस 3 का भाग दे दो 25 में, तो कितना आएगा? 3 अट्ठे 24, कितना बचेगा? 1। अब 1 का भाग दे दो इस 3 में, तो 1 तिये 3, तो कितना बच गया? 0। देखो 1 का भाग देने पर 0 आया, यानी कि 1 से पूरा पूरा विभाजित हो गया है। यानी कि इसका HCF कितना है बताओ? 1। तो ये कहलाएंगे, दोनों संख्या कितनी कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या। और बता देता हूँ, देखो मैं आपको 7,8 ये भी क्या है बताओ? सहअभाज्य संख्याएं हैं। 3,4 ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि इन दोनों का भी HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं। आगे देखो एक संख्या और होती है जिनको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती है? देखो आप, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, तो मैं रिपीट कर देता हूं। प्राकृत संख्या तो आपने पढ़ा कि ऐसी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि कम से कम 2 गुणनखंड और ज्यादा से ज्यादा भी 2 गुणनखंड, यानी कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए या और किसी से नहीं कटे, वो कहलाता है क्या? अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, कोई जरूर नहीं है कि दोनों अभाज्य हो या दोनों भाज्य हो, कैसी भी संख्या हो सकती है, जोड़ा हो सकती है। ये 2 है ना यहाँ पर, तो ये 3 भी हो सकती है संख्याएं, लेकिन उनका जो HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, वो कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में एक निश्चित मतलब आपको याद रखना है कि जो संख्याएं आएंगी ना, वो दोनों क्या आएंगी? अभाज्य संख्याएं आएंगी, लेकिन उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे 3,5, अब देखो ये 3 भी अभाज्य है और 5 भी क्या है? अभाज्य है, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है? 2। 3 और 2 5 है कि नहीं? तो ये कहलाएंगी जुड़वा अभाज्य संख्याएं।
और आप देख सकते हो जैसे मान लो 11,13, देखो ये 13 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। 11 में 2 जोड़ा कितना आया, 13। तो ये कहलाएंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अब देखो सवाल जो है एग्जाम में कैसे आते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये संख्या दी गई है, बताओ ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम कैसे जांच करेंगे उसका कि ये संख्या जो दी गई है वो भाज्य है या अभाज्य है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा आप इधर। जैसे मान लो एक संख्या लिख दी 173, हमको ज्ञात करना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम कोई इसके आसपास एक ऐसी संख्या देखेंगे जो पूर्ण वर्ग है और इससे बराबर होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। देखो इसके आसपास हम देखते हैं तो 13 का वर्ग आता है 169, जो इससे छोटा है। यदि 14 का वर्ग करें तो आता है 196, ये ज्यादा हो गया। तो 13 का वर्ग 169 होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल होता है 13, ठीक है, इस 13 से छोटी संख्या लिखो आप या बराबर संख्या लिखो जो कैसी हो, अभाज्य हो। तो देखो सबसे अभाज्य संख्या छोटी संख्या क्या होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और ये 13। क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूं। जिस संख्या को हमको ज्ञात करना है ना कि वो अभाज्य है या भाज्य है, उसके बराबर या उससे छोटी ऐसी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो इसके बराबर या इससे छोटी, इसके बराबर तो हो ही नहीं सकती, 173 पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे छोटी संख्या 169 है जो पूर्ण वर्ग है, यानी कि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। कितना आता है, 13, यानी कि 13 का वर्ग होता है कितना, 169। तो जिसका वर्ग होता है ना संख्या उससे छोटी है उसके बराबर अभाज्य संख्या लिखो। तो देखो 13 छोटी, सबसे छोटी होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11 और ये मैंने लिख दिया 13। अब इन संख्याओं का इसमें भाग देकर देखो, यदि इन संख्याओं का इसमें भाग चला जाता है तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, यदि नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या होगी। अब 2 का भाग देखते हैं। देखो इसमें 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग उस संख्या में जाता है जिसका इकाई अंक या तो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें है ही नहीं। 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 3 का भाग बताओ कब जाता है किसी संख्या में, जब इसके अंकों को जोड़े। देखो 3 और 7 10 और 1 11, 11 आया, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा इस संख्या में, क्योंकि 5 का भाग कब जाता है किस संख्या में, जब उसका इकाई अंक या तो क्या हो, 0 हो या कितना हो, 5 हो। इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग देके देख लो आप, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3, तो 3 और 3 33, नहीं जाएगा भाग। 11 का भाग देके देख लो आप, तो देखो 11 एकम 11, कितना बचेगा 6 और 3 63, नहीं जाएगा। 13 का देके देख लो, 13 एकम 13, कितना बचेगा 4, 4 और 3 43, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो किसी का भी भाग नहीं गया, तो ये संख्या कैसी संख्या है बताओ, अभाज्य संख्या है। एक संख्या और देखते हैं, जैसे मान लो 373 लिख दिया मैंने। इसका ज्ञात करेंगे कि बताओ ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो ये देखो इससे छोटी या इसके बराबर, इसके बराबर तो ठीक है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं, इससे छोटी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो देखो एक इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके वो संख्या है 19 का वर्ग 361, 19 का वर्ग 361। तो देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो इससे छोटी है। अब क्या करो, 19 से छोटी अभाज्य संख्या लिखो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये कैसी संख्या है, जो ये अभाज्य संख्या है 19 या 19 से छोटी। अब इनका भाग देके देखो इस 373 में, यदि इनका भाग इनमें से एक का भी भाग चला गया ना, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। और किसी का भाग नहीं जाएगा तो अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 का भाग देखो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 3 है। 3 का भाग देके देखो, 3 और 7 10 और 3 13, नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 3 है। 7 का भाग देके देख लो, 7 पंजे 35, कितना बचेगा 2 और 3 23, नहीं जाएगा इसका भी। 11 का देके देखो, 11 3 33, कितना बचेगा 4, 4 और 3 43, इसका भी नहीं जाएगा। 13 का देके देख लो,
13 दूनी 26, 13 3 39 ज्यादा हो गया, तो 13 दूना 26, तो कितना बचेगा 11 और 3 113, नहीं जाएगा इसमें भी। 17 का देखो, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 3, 3 और 3 33, नहीं जाएगा इसका भी। 19 का देखे देख रहे हैं, 19 एकम 19, तो कितना बचेगा यहाँ पर 18 बचेगा, 18 है ना, और ये कितना आ गया 3, इसका भी इसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये सबका भाग नहीं गया इसमें, तो ये संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। यदि इनमें से एक का भी इसमें भाग चला जाता तो ये कैसी संख्या होती, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती।